अगर किसी बेहद मशहूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, जैसे कि उनके डेली व्यूअर्स का डेटा। हाँ एग्जैक्टली बस कल्पना कीजिए कि करोड़ों यूजर्स हर दिन क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं और किस एग्जैक्ट मिनट पर उन्होंने वीडियो पॉज किया। सही कहा। तो अगर इन सबको टेक्स्ट फॉर्मेट में देखें तो सामने सिर्फ नंबर्स और टेक्स्ट का एक विशाल पहाड़ होगा। एक ऐसी स्क्रीन जहां हजारों रोज और कॉलम्स भरे पड़े हैं। बिल्कुल, और ध्यान से देखने पर ये बिल्कुल किसी पुराने टीवी की स्टैटिक नॉइज जैसा लगता है ना। हाँ, वो झिलमिलाती हुई स्क्रीन जैसा। यानी रॉ डेटा या कच्चे आंकड़े बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उलझे हुए, बिखरे हुए और दिमाग को थका देने वाले। सच में इन हजारों नंबर्स को देखकर अचानक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। पर तभी एक डेटा एनालिस्ट उस कचरे जैसी दिखने वाली नंबर्स की भीड़ को एक बेहतरीन विजुअल कहानी में बदल देता है। एग्जैक्टली एक ऐसी कहानी जो किसी कंपनी के सीईओ को एक सेकंड में समझ आ जाती है कि उनका नया शो हिट हुआ है या फ्लॉप। देखा जाए तो दिमाग की जो संरचना है, मतलब जो ब्रेन वायरिंग है, वो कुछ इस तरह से काम करती है कि इंसान नंबर्स की तुलना में विजुअल्स को तेजी से समझता है। तस्वीरों को यानी? हाँ, तस्वीरों को हजारों गुना तेजी से प्रोसेस करता है। एक बड़ी एक्सेल शीट पढ़ना किसी डिक्शनरी को शुरू से आखिर तक पढ़ने जैसा है। ओ बाप रे, वो तो कोई नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। जबकि एक बेहतरीन चार्ट देखना किसी शानदार कविता का अनुभव करने जैसा है। डेटा वही होता है, आंकड़े वही होते हैं, पर उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका सब कुछ बदल देता है। सही कहा। विजुअल्स के बिना डेटा सिर्फ एक बोझ है जिसे ढोना पड़ता है। और इसलिए आज की इस चर्चा में डेटा विजुअलाइजेशन के पीछे के सबसे जरूरी टूल्स में से एक पर बात होगी। हाँ, मैटप्लॉटलिब पर। जी, आज का हमारा ये डीप डाइव आधारित है असाइनमेंट ऑन क्लिक कंपनी के पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसमें हमने कुछ खास चीजें निकाली हैं, जैसे कि मैटप्लॉट बेसिक्स। इसमें हम लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स और सबसे जरूरी विजुअल एस्थेटिक्स पर बात करेंगे। ये सब एक डेटा एनालिस्ट के रोज के हथियार हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं एक सीधे सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। बोलिए। डेटा को विजुअली दिखाने की जरूरत तो चलो तय है, पर डेटा साइंस की दुनिया में इस काम के लिए मैटप्लॉटलिब इतना खास क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। मैटप्लॉटलिब को जॉन डी हंटर ने बनाया था। अच्छा, उनका मेन रीजन क्या था इसको बनाने का? उनका मूल मकसद साइंटिफिक कम्युनिटी को पाइथन की तरफ आकर्षित करना था। देखिए, एक जमाने में ज्यादातर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अपने आंकड़ों को देखने के लिए मैटलैब नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। ओ मैटलैब, हाँ उसका नाम तो काफी सुना है इंजीनियरिंग में। हाँ, और उसका अपना एक अलग और थोड़ा महंगा इकोसिस्टम था। तो हंटर ने सोचा कि क्यों ना पाइथन में ही एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जो बिल्कुल मैटलैब जैसा अनुभव दे। एग्जैक्टली, ताकि लोग आसानी से इसे अपना सकें। और आज देखिए, ये पाइथन इकोसिस्टम की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और मजबूत विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बन चुकी है। ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, और सोर्स मटेरियल में इसे शुरू करना भी काफी आसान बताया गया है। हाँ, बस एक छोटी सी कमांड की जरूरत होती है। जी, टर्मिनल में बस पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब का एक छोटा सा निर्देश देना होता है और ये सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद पाइथन स्क्रिप्ट में इसके एक खास मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, जिसे पाइप्लॉट कहते हैं ना। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot as plt। पर इस पाइप्लॉट मॉड्यूल को लेकर सोर्स में एक टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन सा शब्द? ये कि ये एक प्रोसीजरल स्टेट बेस्ड इंटरफेस देता है। मैं सोच रही थी कि ये स्टेट बेस्ड होने का आखिर क्या मतलब है? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में काफी सीधा है। तो ये किसी नए डेटा एनालिस्ट के लिए आसान क्यों है? इसे समझने के लिए एक इनविजिबल कलाकार यानी एक अदृश्य आर्टिस्ट की कल्पना की जा सकती है। एक आर्टिस्ट? अच्छा, हाँ। स्टेट बेस्ड इंटरफेस का मतलब है कि सिस्टम हमेशा ये याद रखता है कि अभी किस कैनवस या स्क्रीन पर काम चल रहा है। तो मतलब अगर हमने निर्देश दिया कि एक कैनवस लगाओ, तो वो इनविजिबल कलाकार तुरंत कैनवस लगा देता है। फिर जब उसे निर्देश मिलता है कि नीला रंग उठाओ और एक लाइन बनाओ, तो वो बिना आपसे पूछे उसी पहले वाले कैनवस पर ड्राइंग शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। हर बार उस कलाकार को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उस पहले वाले कैनवस पर ही ड्राइंग करनी है। ओह वाह, ये तो काफी आसान हो गया है। हाँ, कोड में बस निर्देश दर निर्देश दिए जाते हैं और बैकग्राउंड में ड्राइंग अपने आप अपडेट होती रहती है। ये एनालॉजी सुनने में तो काफी आसान लगती है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा और कुरे दूं, हाँ जरूर पूछिए। तो क्या ये स्टेट बेस्ड मेमोरी गेम एक परेशानी का सबब नहीं बन सकता? परेशानी कैसी?
मान लीजिए कि एक ही समय में किसी डैशबोर्ड के लिए 5 अलग-अलग ग्राफ्स बनाने हैं। अगर कलाकार सिर्फ आखिरी कैनवस को याद रखता है तो क्या निर्देश आपस में टकराएंगे नहीं? ये एक बहुत ही सटीक पकड़ है आपकी, और यही वजह है कि डेटा साइंस में जैसे जैसे काम बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, छोटे और तेज एनालिसिस के लिए जहां सिर्फ एक या दो चार्ट्स देखने हैं, वहां ये स्टेट बेस्ड इंटरफेस बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। सही है। पर जब एक बड़ा डैशबोर्ड बनाना हो जहां बहुत सारे प्लॉट्स एक साथ हों, तब मैटप्लॉटलिब का एक दूसरा हिस्सा काम आता है, उससे क्या कहते हैं? जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस कहते हैं। वहां हर कैनवस का एक अलग नाम रख दिया जाता है। अच्छा, ताकि कलाकार को पता हो कि कौन सा रंग किस कैनवस पे डालना है। एग्जैक्टली। लेकिन बुनियाद और शुरुआत हमेशा इसी स्टेट बेस्ड इंटरफेस से होती है, क्योंकि ये शुरुआती कोड के बोझ को कम कर देता है। समझ गई। तो जब कैनवस और कलाकार दोनों की बुनियाद हमें समझ आ गई है, तो उन बेसिक चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जो रोजमर्रा के डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा काम आते हैं। हाँ, किसी भी बिजनेस में समय के साथ बदलाव देखना सबसे जरूरी होता है ना? बिल्कुल, ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। तो वापस उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वाले उदाहरण पर आते हैं। अगर पिछले 5 सालों में प्लेटफॉर्म पर नए सब्सक्राइबर्स जुड़ने की रफ्तार देखनी हो, तो वहां लाइन चार्ट सबसे बेहतर काम करते हैं। सही कहा। समय को एक एक्सिस पर और सब्सक्राइबर्स की संख्या को दूसरे एक्सिस पर रखकर एक सीधी लाइन बना दी जाती है। और उस लाइन में कस्टमाइजेशन की ऐसी सुविधाएं हैं जो आंकड़ों को सच में एक कहानी में बदल देती हैं। कस्टमाइजेशन मतलब रंग वगैरह बदलना? हाँ, सिर्फ एक सपाट लाइन से कंटिन्यूअस डेटा या ट्रेंड दिखाना हमेशा काफी नहीं होता ना। कभी-कभी डेटा में अलग-अलग लेयर्स होती हैं। अच्छा। मैटप्लॉटलिब ऐसे पैरामीटर्स देता है जिससे लाइन का रंग, उसकी मोटाई और उसका स्टाइल बदला जा सके। जैसे अगर हमें डेटा और अनुमान को अलग दिखाना हो, अगले 1 साल का अनुमान यानी प्रोजेक्शन दिखाना है, तो वहाँ टूटी हुई लाइन मतलब डैश्ड लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही पकड़ा। इसके अलावा हर महीने के एग्जैक्ट डेटा पॉइंट को दिखाने के लिए लाइन के ऊपर छोटे डॉट्स या मार्कर्स भी लगाए जा सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है, वो डॉट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। ये छोटी-छोटी डिटेल्स देखने वाले को बताती हैं कि कहाँ डेटा खत्म हुआ और कहाँ से आगे का अनुमान शुरू हुआ। लाइन चार्ट के जरिए समय का सफर तो क्लियर हो गया, पर जब बात आती है तुलना या कंपैरिजन की, जैसे अलग-अलग कैटेगरीज के बीच तुलना। हाँ, जैसे उस प्लेटफॉर्म पर एक्शन मूवीज, रोम कॉम्स और डॉक्यूमेंट्रीज में से लोग क्या ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसे में बार चार्ट्स का नाम सबसे पहले आता है। जी। वर्टिकल बार चार्ट्स में कैटेगरीज को नीचे रखा जाता है और उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से दंडों की ऊंचाई तय होती है। बिल्कुल। लेकिन सोर्स मटेरियल में हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स का भी जिक्र है, जहां बार्स लेटे हुए होते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल बार्स काफी जरूरी होते हैं। मैं ये सोच रही थी कि इन दोनों में चुनाव क्या सिर्फ डिजाइन के आधार पर होता है या इसके पीछे कोई ठोस रीडेबिलिटी का लॉजिक है? ये चुनाव पूरी तरह से पढ़ने में आसानी पर निर्भर करता है, मतलब रीडेबिलिटी पर। कैसे? देखिए, अगर सिर्फ 3 या 4 कैटेगरीज हैं, हाँ। जैसे सिर्फ 3 मूवी जॉनरास हैं, हाँ। तो वहाँ वर्टिकल बार चार्ट बेहतरीन है। हाँ, क्योंकि नाम छोटे होंगे और आसानी से फिट हो जाएंगे। लेकिन कल्पना की जाए कि एक प्लेटफॉर्म पर 30 अलग-अलग भाषाओं का डेटा दिखाना है। हाँ, उन भाषाओं के नाम तो काफी लंबे हो सकते हैं ना। सही बात है। अगर उन्हें वर्टिकल बार चार्ट में नीचे लिखा जाएगा, तो टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। इसे पढ़ने लायक बनाने के लिए अक्सर टेक्स्ट को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाता है। ओह, और टेक्स्ट को 90 डिग्री पर घुमाने से ग्राफ बिल्कुल अनरीडेबल हो जाता है। बिल्कुल। स्क्रीन को पढ़ने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऐसी टेढ़ी करनी पड़ती है, जो किसी मीटिंग रूम में बहुत ही अजीब और अनप्रोफेशनल लगता है। और यही वजह है कि ऐसी स्थिति में हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स को चुनना समझदारी है, जिसमें बार्स साइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें लंबे नाम या कैटेगरीज आराम से वाई एक्सिस पर सीधे पढ़े जा सकते हैं, बिल्कुल एक किताब की तरह। ये तो बहुत लॉजिकल है। एक और बहुत शानदार टेक्निकल फीचर का जिक्र है सोर्स में किया गया है, बार्स के ऊपर डेटा लेबल्स ऐड करना। डेटा लेबल्स? यानी एग्जैक्ट नंबर्स। जी, अक्सर बार चार्ट देखकर एग्जैक्ट नंबर का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। एक बार 45 लाख पर है या 46 लाख पर, यह सिर्फ आंखों से पकड़ना आसान नहीं है। हाँ, डंडे की ऊंचाई देखकर एग्जैक्ट फिगर कैसे बताएंगे? इसीलिए मैटप्लॉटलिब में एक खास लूप कमांड का इस्तेमाल करके हर एक बार की ऊंचाई या लंबाई के ठीक आगे उसका एग्जैक्ट नंबर लिखा जा सकता है। अच्छा,
इससे ग्राफ की विजुअल अपील और टेबल की प्रिसिजन दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल, दोनों फायदे एक साथ। तो इसका मतलब विजुअल और कॉन्क्रीट डेटा दोनों आमने सामने होते हैं। पर वेट, एक सवाल और आया दिमाग में। हाँ बोलिए। क्या इससे चार्ट ज्यादा भरा हुआ या क्लटर नहीं लगने लगेगा? अगर कैटेगरीज 50 या 100 हों तो हर एक पर नंबर लिखना अजीब नहीं लगेगा? ये एक डेटा एनालिस्ट की अपनी समझ पर निर्भर करता है। अगर 100 कैटेगरीज हैं तो शायद बार चार्ट सही टूल ही नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? या तो दूसरा चार्ट ले, या फिर सिर्फ टॉप 10 कैटेगरीज को दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, विजुअल्स का मूल मकसद डेटा को आसान बनाना है, उसे और ज्यादा उलझाना नहीं। सही बात। अब तक उन चार्ट्स की बात हुई जो ट्रेंड्स या तुलना दिखाते हैं, पर जब डेटा बहुत गहरा हो, जैसे किसी शहर के 1 लाख लोगों की उम्र का आंकड़ा, या उन करोड़ों यूजर्स की वॉच टाइम लिस्ट जो शुरू में डिस्कस की थी। हाँ, ऐसे में हिस्टोग्राम्स मैदान में आते हैं जो डेटा के बिखराव या डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। बिल्कुल, जब डेटा बहुत बड़ा और कंटिन्यूस होता है तो वहां हर एक नंबर के लिए अलग बार बनाना नामुमकिन है। मतलब हर एज के लिए अलग डंडा नहीं बना सकते। हाँ, तो हिस्टोग्राम इस कंटिन्यूस डेटा को बिन्स या हिस्सों में बांट देता है। इसको समझने के लिए हम एक पोस्ट ऑफिस की कल्पना कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, वो कैसे? देखिए, जब पोस्ट ऑफिस में ढेर सारी चिट्ठियां आती हैं तो उन्हें पिन कोड के हिसाब से अलग अलग डब्बों यानी बिन्स में डाला जाता है ना। हाँ, हर एरिया का अलग डब्बा होता है। बस हर डब्बा एक बिन है और जिस डब्बे में जितनी ज्यादा चिट्ठियां आएंगी उसकी ऊंचाई उतनी बढ़ जाएगी। हिस्टोग्राम बिल्कुल यही करता है। ओह वाओ, ये तो काफी आसान तरीका है समझने का। ये देखने में मदद करता है कि ज्यादातर यूजर्स प्लेटफॉर्म पर 1 से 2 घंटे बिता रहे हैं या 5 से 6 घंटे। दोनों अलग अलग बिन्स हो जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, इसमें एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? दिखने में तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम लगभग एक जैसे ही लगते हैं ना। दोनों में आयताकार डंडे, मतलब रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। हाँ, दिखने में सिमिलर होते हैं। तो फिर किसी आम इंसान के लिए या किसी नए एनालिस्ट के लिए इन दोनों के बीच का असल फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ डेटा डालने का फर्क है? दिखने में एक जैसे होने के बावजूद ना, इनकी फितरत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, बार चार्ट्स ऐसी कैटेगरीज की तुलना करते हैं जिनका आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं है। जैसे हमने बात की थी एक्शन मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज। एग्जैक्टली। इनके बीच में कोई आधा एक्शन या पौनी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं होती ना। हाँ, ये तो है। इसलिए बार चार्ट के डंडों के बीच में खाली जगह यानी एक गैप छोड़ी जाती है। दूसरी तरफ हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूअस डेटा दिखाता है। कंटिन्यूस मतलब जैसे समय या उम्र? हाँ, समय या उम्र कभी टूटते नहीं है। 1 घंटा और 2 घंटे के बीच में 1.5 घंटा भी होता है, 1.25 घंटा भी होता है। ओह, इसलिए हिस्टोग्राम के डंडे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर बार चार्ट और हिस्टोग्राम को आपस में बदल दिया जाए तो डेटा की पूरी कहानी ही गलत हो जाएगी। ये तो सच में ध्यान रखने वाली बात है। मतलब डंडे देखकर धोखा नहीं खाना है। सही कहा। उनके पीछे का डेटा कैसा है ये समझना जरूरी है। साथ ही कोर्स मटेरियल में बताया गया है कि इन बिन्स या डब्बों के ऊपर एक स्मूथ डेंसिटी कर्व यानी एक लाल रंग की तैरती हुई लाइन बनाई जा सकती है। हाँ, scipy.stats लाइब्रेरी का यूज करके। जी, इस एडवांस्ड लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है, पर एक साधारण हिस्टोग्राम के होते हुए इस स्मूथ कर्व की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? ये क्या नया दिखाता है? इसे समझने के लिए एक और एनालॉजी सोचते हैं। हिस्टोग्राम के डंडे बहुत ही घुटे हुए और नुकीले, मतलब जैगेड हो सकते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे आंकड़ों को गिन रहे हैं। हाँ, डेंसिटी कर्व एक तरह से उन नुकीले डंडों के ऊपर एक रेशमी चादर डालने जैसा है। रेशमी चादर? हाँ, चादर डालने से उन डंडों के किनारे स्मूथ हो जाते हैं और डेटा की असल लहर यानी उसकी वेव नजर आने लगती है। ओह, तो एक फ्लो दिखता है डेटा में। बिल्कुल, ये खास तौर पर तब काम आता है जब हमें सिर्फ एग्जैक्ट गिनती नहीं बल्कि डेटा का बिखराव किस तरफ झुका हुआ है उसकी एक कंटिन्यूस तस्वीर चाहिए होती है। अच्छा। ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है, पर विजुअली ये डेटा के शोर मतलब नॉइस को कम करके असल ट्रेंड को उभारता है। समझ गई। तो रॉ डेटा से बिखराव और ट्रेंड्स तक का सफर तो तय हो गया, पर अब एक और मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? अगर एक ग्राफ में सही आंकड़े हों लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट ना हो तो वो बेकार है। यहाँ विजुअल एस्थेटिक्स यानी साज सज्जा और
प्रेजेंटेशन की कला मैदान में आती है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है किसी भी विजुअलाइजेशन का। मैटप्लॉटेड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबल्स लगाने और टाइटल देने के निर्देश शामिल हैं, लेकिन क्या सच में बिना लेबल्स के इतना नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिना एक्सिस लेबल्स और टाइटल के ग्राफ किसी ऐसी फॉरेन फिल्म को देखने जैसा है जिसमें सबटाइटल्स ही ना हो। सबटाइटल्स ना हो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। वही ना, स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, एक्शन भी दिख रहा है, लोग हंस रो रहे हैं, पर असल में मुद्दा क्या है उसकी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलती। सही बात है। अगर किसी बोर्ड मीटिंग में एक ग्राफ पेश किया जाए जहां दंडे ऊपर जा रहे हैं, पर यह ना लिखा हो कि वो दंडे प्रॉफिट के हैं या कस्टमर कंप्लेंट्स के, ओ बाप रे, तो सोचे कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। कंप्लेंट्स बढ़ रही हों और लोग प्रॉफिट समझकर खुश हो रहे हों। एग्जैक्टली। बिना लेबल्स के एक बेहतरीन ग्राफ भी सिर्फ कचरे का एक और रूप है। इसके अलावा जब एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा कैटेगरीज हों तो लेजेंड का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि पता चले कि नीली लाइन किसके लिए है और लाल लाइन किसके लिए। बिल्कुल। और इसमें ग्रिड लाइंस का भी बड़ा महत्व बताया गया है। ग्राफ के पीछे पतली लाइन बनाने से दूर बैठा इंसान भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि बार की ऊंचाई किस नंबर को छू रही है। हाँ, वो लाइंस रेफरेंस के लिए काफी काम आती हैं। एक और चीज जिस पर सोर्स मटेरियल जोर देता है वो है चार्ट का आकार, मतलब उसकी फिक्स साइज तय करना। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर लोग डिफॉल्ट साइज पर ग्राफ बना देते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर तो ठीक लगता है, पर जब उसे प्रोजेक्टर पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो वो एक पोस्टेज स्टैम्प जैसा लगता है जिसे पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। सही कहा। ग्राफ की डायमेंशंस को इंचेस में कंट्रोल करके इस परेशानी से बचा जा सकता है। सही आकार और प्रोपोर्शन चुनना ना प्रेजेंटेशन की बुनियाद है, और इसी के साथ कलर्स और स्टाइल्स का चुनाव भी आता है। कोर्स में ggplot और seaborn जैसी बिल्ट इन स्टाइल्स का भी जिक्र है। हाँ, अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सिर्फ ग्राफ को सुंदर बनाने का काम है, लेकिन एस्थेटिक्स सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते। तो और किस लिए होते हैं? ये सीधे तौर पर दिमाग के कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाले जोर को कम करने के लिए होते हैं। एक सेकेंड, इस पर एक और सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। कॉग्निटिव लोड कम करने का कलर से क्या लेन देन? क्या नीला रंग लाल रंग से कम दिमाग खाता है? ऐसा नहीं है, पर रंगों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी? कैसे? मान लीजिए किसी डैशबोर्ड में लॉस या नुकसान को हरे रंग से, मतलब ग्रीन से, और प्रॉफिट या फायदे को लाल रंग से दिखा दिया जाए। ओह, इंसान का दिमाग तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हम लाल को खतरे, रुकने या नुकसान से जोड़ते हैं और हरे को आगे बढ़ने या फायदे से। हाँ, रेड अलर्ट और ग्रीन लाइट, सही। गलत रंग व्यूअर्स को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और आंकड़ों के निष्कर्ष को पूरा बदल सकते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। बिल्ट इन स्टाइल्स पहले से ही ऐसे रंगों और फॉन्ट साइजेस का चुनाव करती हैं जो आंखों को छुपते नहीं हैं और प्रोफेशनल लगते हैं। इससे डेटा एनालिसिस और ज्यादा विश्वसनीय यानी क्रेडिबल लगता है। तो जब एक परफेक्ट, इंफॉर्मेटिव और एस्थेटिकली प्लीजिंग ग्राफ बनकर तैयार हो गया है, तो अगला कदम क्या होता है? उस ग्राफ को बाहर निकालना। हाँ, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट अपने पाइथन एनवायरनमेंट में ही तो इस ग्राफ को कैद करके नहीं रख सकता। इसे बाहरी दुनिया, रिपोर्ट्स या वेब पेजेस पर लाना होता है। इसके लिए ग्राफ को सेव करने की तकनीक की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स का ज्ञान अहम हो जाता है। मतलब फॉर्मेट जैसे PNG वगैरह? बिल्कुल। मैटप्लॉटलिब कमांड्स के जरिए प्लॉट्स को सीधे इमेज फाइल्स में सेव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ PNG, PDF या SVG फॉर्मेट्स में से क्या चुनना है, ये जानना जरूरी है। तो किसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? अगर ग्राफ को किसी वेब पेज या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालना है तो PNG सबसे बढ़िया और हल्का फॉर्मेट है जो पिक्सल से बनता है। लेकिन मैंने नोटिस किया है PNG की एक दिक्कत है। अगर उसमें बहुत सारे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं और उसे थोड़ा भी जूम किया जाए तो वो ब्लर हो जाता है, यानी धुंधला पड़ जाता है। हाँ, पिक्सेल्स फटने लगते हैं। यही वजह है कि जब किसी रिसर्च पेपर, साइंटिफिक जर्नल या हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए ग्राफ बनाया जाता है तो वहाँ PDF या SVG जैसे वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली। वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सेल्स पर आधारित नहीं होते, बल्कि मैथमेटिक्स के इक्वेशंस पर आधारित होते हैं। इसे चाहे कितना भी जूम कर लिया जाए, लाइन की शार्पनेस कभी कम नहीं होती। ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसाइट है। एक काबिल डेटा एनालिस्ट हमेशा जानता है कि उसका आउटपुट कहाँ और कैसे इस्तेमाल होने वाला है। और वही
उसके फॉर्मेट का चुनाव तय करता है। सही बात। अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जिसे सोर्स मटेरियल ने बियॉन्ड बेसिक्स का नाम दिया है। बियॉन्ड बेसिक्स, हाँ, ये आखिरी हिस्सा काफी मजेदार है। आजकल दुनिया सिर्फ स्टैटिक या ठहरी हुई इमेजेस पर तो नहीं रुकी है ना, इंटरैक्टिविटी का जमाना है। बिल्कुल। कोर्स में 3D प्लॉट्स के लिए अलग टूल किट्स और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज का जिक्र है जिससे चार्ट्स में जान आ जाती है। जैसे ग्राफ पर माउस ले जाने से एग्जैक्ट नंबर पॉपअप होना या चार्ट को जूम इन करना। हाँ, वही। इसके साथ ही पाइथन इकोसिस्टम की और भी कई लाइब्रेरीज जैसे सीबॉन, प्लॉटली, बोके और एल्टेयर का नाम लिया गया है, जो आजकल काफी पॉपुलर हैं। तो इस पे एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब प्लॉटली जैसी लाइब्रेरीज इतने आकर्षक और इंटरैक्टिव चार्ट्स इतनी आसानी से बना देती हैं, तो फिर किसी को मैटप्लॉटलिब की ABCD सीखने में समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? हाँ वही, क्यों सीखे मैटप्लॉटली? ये सवाल ना डेटा साइंस में आने वाले हर नए व्यक्ति के दिमाग में आता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। कैसा उदाहरण? सीबॉन या प्लॉटली का इस्तेमाल करना ना एक पूरी तरह से सजे फजाए और फर्निश्ड अपार्टमेंट को खरीदने जैसा है। अच्छा, जहाँ सब पहले से सेट है। हाँ, वहाँ सब कुछ पहले से खूबसूरत है। लेकिन अगर आपको दीवार तोड़कर एक नया कमरा बनाना हो, तब उस अपार्टमेंट में दिक्कत आएगी। ओह, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उतनी। एग्जैक्टली। मैटप्लॉटलिब ईंटों, सीमेंट और फाउंडेशन की तरह है। ये डेटा विजुअलाइजेशन की मूल भाषा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम कोई भी एडवांस टूल यूज करें, उसके पीछे का इंजन मैटप्लॉटलिब भी होता है। ज्यादातर मामलों में हाँ। सीबॉन तो खुद मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनी एक लाइब्रेरी है। वाओ, ये बात काफी लोगों को नहीं पता होगी। जब किसी डैशबोर्ड में कोई प्लॉट बिल्कुल वैसा नहीं बन रहा जैसा क्लाइंट चाहता है, तब वहां इन फर्निश्ड लाइब्रेरीज की लिमिट आ जाती है। और तब मैटप्लॉटलिब काम आता है? हाँ, ऐसे वक्त में वही एनालिस्ट बाजी मारता है जिसे पता होता है कि फिगर्स, एक्सेस और स्टेट बेस्ड मशीन्स असल में बैकग्राउंड में कैसे काम कर रही हैं। मतलब मैटप्लॉटलिब की मजबूत नींव किसी भी एडवांस्ड लाइब्रेरी को आसानी से सीखने और अपने मुताबिक ढालने की आजादी देती है। सही कहा। यह सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि डेटा को विजुअली सोचने का एक पूरा तरीका है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो असाइनमेंट ऑन क्लिक के इस कोर्स मटेरियल ने हमें काफी कुछ सिखाया है। बिल्कुल। रॉ डेटा की स्टैटिक नॉइज से निकलकर एक स्पष्ट और प्रभावशाली विजुअल कहानी तक का सफर। मैटप्लॉटलिब का वो स्टेट बेस्ड इंटरफेस जो एक इनविजिबल कलाकार की तरह निर्देश मानता है, लाइन और बार चार्ट्स में छिपे ट्रेंड्स और तुलना, और हिस्टोग्राम के जरिए हजारों आंकड़ों का बिखराव यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली कलर्स, लेबल्स और स्टाइल्स के जरिए दिमाग के कॉग्निटिव लोड को कम करना। ये सब कुछ साबित करता है कि डेटा स्टोरी टेलिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम डेटा विजुअलाइजेशन ही है। और न एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? कि डेटा एनालिसिस सिर्फ कीबोर्ड पर बैठे हुए कोड और नंबर्स टाइप करना नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी कला है जो कॉम्प्लेक्स और उलझी हुई जानकारी को एक ऐसी आसान भाषा में बदलती है जिसे कोई आम व्यक्ति भी समझ सके। सही बात है। सही बात है। चाहे कोई बड़ी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही हो या किसी आम पब्लिक के लिए न्यूज आर्टिकल में सर्वे का डेटा दिखाया जा रहा हो, ये विजुअल स्किल्स हमेशा और हर जगह उस डेटा की कीमत को कई गुना बढ़ा देती हैं। बिल्कुल बढ़ा देती हैं। और जाते जाते इस कला के भविष्य पर सोचने के लिए एक नया नजरिया सामने आता है। आजकल देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तेजी से हर फील्ड में अपने पैर जमा रहे हैं। AI तो सच में हर जगह है आजकल। हाँ, ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जहां सिर्फ एक सीधा प्रॉम्प्ट या निर्देश लिखने पर एक परफेक्ट सजा सजाया ग्राफ तुरंत बनकर सामने आ जाता है। एक क्लिक में ग्राफ्स बन जाते हैं आजकल। तो ऐसे में ना एक सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। अगर AI सब कर लेगा तो क्या भविष्य में डेटा विजुअलाइजेशंस पूरी तरह से AI के हवाले हो जाएंगे? ये बड़ा गहरा सवाल है। या फिर किसी खास ऑडियंस के जज्बात को समझते हुए कौन सा बिन साइज चुनना है या कौन सा रंग और स्टाइल डेटा की उस असली कहानी को बाहर लाएगा जिससे सामने वाले के दिल और दिमाग पर असर हो, जिसमें ह्यूमन टच होता है। हाँ वही। क्या ये इंसानी समझ, इंट्यूशन और उस इनविजिबल कलाकार का एक ऐसा हिस्सा बनकर रहेगा जिसे कोई मशीन या एल्गोरिदम कभी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस चुनौतीपूर्ण विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग दोज डेटा सेट्स।